हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन है जहां कंज्यूमर अपने मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पे होता है और वहां पे उसका कोई इंटेंशन नहीं होता है कि वो अपनी प्रेफरेंस को चेंज करे, क्योंकि वो अपना मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन अचीव कर चुका होता है। ठीक है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन इन विच अ कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विद नो इंटेंशन टू चेंज। तो कंज्यूमर अपने मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन में पहुंच चुका है और उसका कोई इंटेंशन नहीं है कि वो चेंज करे, और उसके इनकम और प्राइसेस जो है गुड्स के वो फिक्स्ड होते हैं। ठीक है। द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन इज अचीव्ड बाय स्टडीइंग इंडिफरेंस मैप एंड बजट लाइन टुगेदर। तो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को स्टडी करने के लिए हमें इंडिफरेंस मैप और बजट लाइन को साथ में पढ़ना होगा। इन दोनों को साथ में पढ़ेंगे तब हम ये जान पाएंगे कि कंज्यूमर अपना मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कब अटेन कर सकता है। ठीक है। तो कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो कंडीशन ऑफ कंज्यूमर, तो यहाँ कुछ कंडीशंस गिवन होगी आपको कि अगर वो चीज होगी, वो कंडीशन फुलफिल होगी, तब तो कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम पे होगा, अदरवाइज वो अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पे नहीं होगा। तो जो कंडीशन यहाँ गिवन है वो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। वो कंडीशन फुलफिल होगी तो कंज्यूमर अपने मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट को अचीव कर लेगा। अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम पे नहीं होगा। क्या है वो सिचुएशन? पहली सिचुएशन, एमआरएस एक्स वाई इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्राइस और पी एक्स अपॉन पी वाई। तो पहली कंडीशन ये है कि जो हमारा एमआरएस है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वो प्राइस के रेशियो के इक्वल होना चाहिए। रेशियो ऑफ प्राइस क्या होता है? पी एक्स अपॉन पी वाई। हम लोगों ने बजट लाइन में ये पढ़ा है। हमने पहले भी पढ़ा है कि जो पहले कम्युनिटी हम पहले लिखते हैं वो उसकी हम यूनिट्स गेन कर रहे होते हैं, और जो बाद में लिखते हैं उनके यूनिट्स हम सैक्रिफाइस करते हैं। जैसे यहाँ एम आर एस एक्स वाई लिखा है, इसका मतलब है कि जो एक्स कम्युनिटी है उसके यूनिट्स को हम गेन कर रहे हैं और वाई कम्युनिटी के यूनिट्स को हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं। और हमने बजट लाइन पढ़ाते वक्त डिस्कस किया था कि जब हम प्राइस रेशियो निकालते हैं तो हमेशा जो गेनिंग यूनिट्स होती हैं उसे न्यूमरेटर में लिखते हैं और जो सैक्रिफाइसिंग यूनिट्स होती हैं उन्हें डिनोमिनेटर में लिखते हैं। दैट्स वाई हमारा x जो है वो गेनिंग यूनिट है, तो हम x को ऊपर लिख रहे हैं और y को नीचे। तो अगर हमें एमआरएस कैलकुलेट करना होता है तो जो सॉरी हमारा एमआरएस जो है वो हमारे प्राइस रेशियो के इक्वल होना चाहिए। अगर हमारा एमआरएस प्राइस रेशियो के इक्वल है तब तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे है। ठीक है। अगर वो इक्वल नहीं है तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे नहीं है। अगर इक्वल नहीं होगा तो कौन से केसेस होंगे? या तो लेस देन होगा या तो मोर देन होगा। यही केस हो सकता है। अगर इक्वल्स नहीं है हमारे प्राइस रेशियो के, तो या तो वो ग्रेटर देन होगा या तो स्मॉलर देन होगा। ठीक है। देन एम आर एक्स एक्स वाई ग्रेटर देन पी एक्स अपॉन पी वाई। जब हमारा एम आर एस एक्स वाई ज्यादा है पी एक्स अपॉन पी वाई के, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है? पहली चीज तो ये जो हमारा कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम पे नहीं है। अब इक्विलिब्रियम पे नहीं है तो वो इक्विलिब्रियम पे कैसे आएगा? इस सिचुएशन को हम इस सिचुएशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? ठीक है। तो पहले इसको समझ लेते हैं। इट मीन्स दैट टू ऑब्टेन वन मोर यूनिट ऑफ एक्स, जो कंज्यूमर है वो एक्स की एक ज्यादा क्वांटिटी कंज्यूम करने के लिए वो द कंज्यूमर इज विलिंग टू सैक्रिफाइस मोर यूनिट्स ऑफ वाई। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि इस सिचुएशन में जो हमारा कंज्यूमर है वो एक्स कम्युनिटी की एक यूनिट कंज्यूम करने के लिए वाई कम्युनिटी की ज्यादा से ज्यादा यूनिट सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी है। ठीक है। इस सिचुएशन में ये क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट दैट द कंज्यूमर बाय मोर ऑफ यूनिट एक्स, एज अ रिजल्ट एमआरएस फॉल। तो ये सिचुएशन है वो एक्स कम्युनिटी की एक यूनिट ज्यादा कंज्यूम करने के लिए वाई कम्युनिटी के ज्यादा से ज्यादा सैक्रिफाइस कर रहा है। इसका मतलब ये है कि वो एक्स कम्युनिटी को ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करेगा, ज्यादा से ज्यादा बाय करेगा। तो हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में पढ़ा था कि अगर हमारा कंजम्पशन इंक्रीज होता है तो हमारा सेटिस्फैक्शन डिक्रीज होता है। अगर हम एक्स कम्युनिटी ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारा एक्स कम्युनिटी का जब कंजम्पशन इंक्रीज होगा तो फिर उसका सेटिस्फैक्शन लेवल डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से एमआरएस फॉल हो जाएगा। ठीक है। एमआरएस फॉल होगा एंड कंटिन्यू टू फॉल
till it become equal to the ratio of price। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हम एक्स कम्युनिटी कंज्यूम कर रहे हैं, हमारा कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है, तो हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल एक्स कम्युनिटी के लिए डिक्रीज हो रहा है। जब हमारा सेटिस्फैक्शन डिक्रीज होगा तो हम एक्स कम्युनिटी कंज्यूम करना बंद करेंगे या कम करेंगे और वाई कम्युनिटी पे स्विच ऑन हो जाएंगे। तो उस केस में क्या होगा, ये तब तक चलेगा प्रोसेस जब तक कि हमारा एमआरएस डिक्रीज ना हो जाए और कहाँ तक ना पहुंच जाए, एमआरएस इज इक्वल्स टू प्राइस रेशियो। हमारे प्राइस बिकम्स इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्राइसेस, प्राइस की रेशियो की इक्वल ना हो जाए तब तक। और जब प्राइस रेशियो की इक्वल हो गया तो हमारी पहली वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है, हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे होगा। ठीक है, हमारा कंज्यूमर इस केस में इक्विलिब्रियम पे होगा। तो ये समझ में आया कि जब एमआरएस जो है वो पी एक्स अपॉन पी वाई से ग्रेटर होगा तो हमारा कंज्यूमर एक एक्स की कम्युनिटी को कंज्यूम करने के लिए वाई का ज्यादा से ज्यादा सैक्रिफाइस करेगा। और जब वो एक्स ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करेगा, उसका कंजम्पशन इंक्रीज होगा, तो हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल डिक्रीज होगा। क्यों होगा, ये हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है। तो जब हमारा सेटिस्फैक्शन डिक्रीज होगा तो हमारा एमआरएस जो है वो फॉल होना स्टार्ट होगा, और वो तब तक फॉल होगा जब तक हमारा एमआरएस रेशियो ऑफ प्राइजेस के इक्वल ना हो जाए। और जब वो हमारे प्राइजेस रेशियो उसके इक्वल हो जाएगा तो हमारा एमआरएस पी एक्स अपॉन पी वाई के इक्वल प्रूफ हो जाएगा। ओके, सेकेंड क्या है, इफ एमआरएस एक्स वाई इज लेस देन पी एक्स अपॉन पी वाई। इसमें तो ग्रेटर देन था, इसमें लेस देन है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इट मीन्स दैट द ऑब्टेन वन मोर यूनिट ऑफ एक्स द कंज्यूमर विल विलिंग टू सैक्रिफाइस लेस ऑफ यूनिट वाई। इसमें क्या हो रहा है, एक एक्स कम्युनिटी को कंज्यूम करने के लिए जो कंज्यूमर है वो वाई कम्युनिटी की लेस यूनिट सेक्रीफाइस कर रहा है। वो एक्स कम्युनिटी कंज्यूम करना चाहता है बट उसको कंज्यूम करने के लिए वो वाई का सैक्रिफाइसिंग कम कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है, कम से कम सैक्रिफाइस कर रहा है। वो सोच रहा है कि कम से कम सैक्रिफाइस करके हम एक्स कम्युनिटी की गुड को कंज्यूम कर सकें। इट इंडिकेट्स दैट द कंज्यूमर टू बाय लेस ऑफ एक्स। अब देखो, वो वाई कम्युनिटी लेस सेक्रीफाइस कर रहा है, तो अगर वो लेस सेक्रीफाइस करेगा तो एक्स कम्युनिटी कंज्यूम नहीं कर पाएगा, उसका कंजम्पशन डिक्रीज हो जाएगा। तो क्या कह रहा है कि कंज्यूमर टू बाय लेस ऑफ एक्स, तो वो एक्स जो गुड है उसको लेस बाय करेगा एंड मोर ऑफ वाई। ठीक है, अगर देखो वाई का कंजम्पशन वो सैक्रिफाइस कम कर रहा है, ठीक है, वाई का सैक्रिफाइस वो कम से कम करना चाह रहा है, तो उस केस में वो जो एक्स कम्युनिटी है उसका कंजम्पशन डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जब तक वो वाई सेक्रीफाइस नहीं करेगा एक्स को कंज्यूम नहीं करेगा, बाय नहीं करेगा। ठीक, तो जब एक्स कम्युनिटी को कंज्यूम वो नहीं कर रहा है, बाय नहीं कर रहा है, तो वो अपनी जो अमाउंट है वो कहीं ना कहीं तो स्पेंड करेगा, वाई कम्युनिटी पे स्पेंड करेगा। ठीक है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि हमारा वाई जो है वो ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करेगा, और अगर वाई का कंजम्पशन इंक्रीज होगा तो हमारा सेटिस्फैक्शन डिक्रीज हो जाएगा वाई को लेके। ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है कि अगर हम गुड वाई का, किसी भी गुड का बेसिकली कंजम्पशन इंक्रीज कर देते हैं तो उसका सेटिस्फैक्शन डिक्रीज हो जाता है। तो इस केस में जो कंज्यूमर है वो वाई का कंजम्पशन इंक्रीज कर रहा है, तो उसका सेटिस्फैक्शन लेवल डिक्रीज होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसका रिजल्ट क्या होगा, एमआरएस राइजेस टिल इट बिकम इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्राइस। इस केस में हमारा एमआरएस इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, और वो तब तक इंक्रीज होगा जब तक कि वो प्राइस रेशियो के इक्वल ना आ जाए, प्राइस रेशियो के इक्वल ना हो जाए तब तक वो इंक्रीज होगा। और जब वो प्राइस रेशियो के इक्वल आ जाएगा तो हमारी ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी और हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। ठीक है, ये तो पहला केस था कि जब एमआरएस और एक्स वाई प्राइस रेशियो के इक्वल होते हैं तब हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे होता है। और अगर इन केस लेस देन या ग्रेटर देन है तो कंज्यूमर क्या करेगा कि वो इस पॉइंट पे आ सके, जब वो इस पॉइंट पे आ जाएगा तो वो इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगा। आई होप आपको पहली कंडीशन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की क्लियर होगी। अब बारी है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन की। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कब होगा, उसकी सेकंड कंडीशन क्या है। उसकी सेकंड कंडीशन है एमआरएस कंटिन्यूसली फॉल। हमारा जो एमआरएस है वो कंटिन्यूसली फॉल होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। द सेकंड कंडीशन फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज दैट एमआरएस शुड बी डिक्रीजिंग एट पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है उस पे जो हमारा एमआरएस है वो डिक्रीज होना चाहिए। ठीक है, दैट इज आईसी कर्व मस्ट बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। हमने पहले ये पढ़ा था कि जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है
उसका शेप कॉन्वेक्स या कॉनकेव होना किस पे डिपेंड करता है? हमारे एमआरएस पे। अगर हमारा एमआरएस इंक्रीज होगा तो हमारा शेप ऐसा बनेगा इंडिफरेंस कर्व का, कॉनकेव शेप। लेकिन हमारा जो एमआरएस है वो डिक्रीज होता है, इसलिए हमारा एमआरएस का जो हमारा आईसी कर्व का जो शेप है वो कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, तो यही हमारी सेकंड कंडीशन है कि जो हमारा एमआरएस है वो डिक्रीजिंग होना चाहिए, कंटिन्यूसली फॉल होना चाहिए। ठीक है, हमारा एमआरएस कंटिन्यूसली फॉल होना चाहिए। और सेकंड कि हमारा जो आईसी कर्व है, हमारा आईसी कर्व है वो कॉन्वेक्स शेप का होना चाहिए। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे होगा। तो पहली कंडीशन क्या थी? हमारी पहली कंडीशन थी एम आर एस एक्स वाई इज इक्वल्स टू पी एक्स अपॉन पी वाई। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये थी, ये कंडीशन होनी चाहिए, ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे। और दूसरी कंडीशन क्या है कि हमारा एम आर एस कंटिन्यूसली फॉल होना चाहिए और हमारा जो आईसी कर्व है, हमारा आईसी कर्व जो है वो कॉन्वेक्स शेप का होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हमारी ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तब हम कह सकते हैं कि जो हमारा कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम पे है। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन में भी दो कंडीशन है, हमारा एमआरएस कंटिन्यूसली फॉल होना चाहिए और हमारा आईसी कर्व कॉन्वेक्स शेप का होना चाहिए। और हमारा आईसी कर्व कॉन्वेक्स शेप का तभी होता है जब हमारा एमआरएस डिक्रीज हो रहा हो, फॉल हो रहा हो। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशंस अगर फुलफिल हो रही हैं तब हम कह सकते हैं कि हमारा जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है। ठीक है, अब हम इसके ग्राफ की बात कर लेते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय आईसी कर्व अप्रोच। ठीक है, इसमें भी हमारी कंडीशंस होती हैं। अब ये हमारा बजट लाइन है, ये ए बी जो है ये हमारी बजट लाइन है। ठीक है, और इस पे हमने तीन आईसी कर्व बनाए हैं, IC1, IC2, IC3। हमारी कंडीशन क्या होती है कि कंज्यूमर उस केस पे इक्विलिब्रियम पे होगा जब हमारा आईसी कर्व हमारी बजट लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा हो। ठीक है, बट एट ओनली वन पॉइंट, हमारा एक आईसी कर्व बजट लाइन को किसी एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो वो पॉइंट हमारी इक्विलिब्रियम होगी, वहाँ हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे होगा। अगर हम IC1 की बात करें तो यहाँ दो पॉइंट्स हैं जहाँ कंज्यूमर वो हमारी आईसी कर्व बजट लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमारा कंज्यूमर यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम पे हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसके साथ हमारी एक कंडीशन आती है कि हमारा कंज्यूमर उसी पॉइंट पे इक्विलिब्रियम होगा जहाँ पे हमारा आईसी कर्व हमारी बजट लाइन को एक बार ही टच करता है, इंटरसेक्ट करता है। तो वो पॉइंट है हमारा पॉइंट ई। ठीक है, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है क्योंकि ये हमारी दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। वो दो कंडीशंस क्या हैं कि हमारा आईसी कर्व हमारी बजट लाइन को इंटरसेक्ट करे, तो यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि हमारी आईसी कर्व हमारी बजट लाइन को किसी एक पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करे। तो IC2 कर्व ही इकलौता ऐसा कर्व है इन तीनों में जो हमारे आईसी कर्व को एक पॉइंट पे हमारा आईसी कर्व हमारी बजट लाइन को एक पॉइंट पे टच कर रहा है और हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे है। IC1 में क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि दो पॉइंट है जहाँ पे आईसी कर्व बजट लाइन को टच कर रही है। और IC3 क्यों नहीं हो सकता? IC3 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो बजट लाइन को टच ही नहीं कर रही है। इसलिए हमारा IC2 पे पॉइंट ई जो है वो हमारा इक्विलिब्रियम पे है क्योंकि यहाँ पे जो हमारा कंज्यूमर है, हमारा जो आईसी कर्व है वो बजट लाइन को टच भी कर रहा है, एक पॉइंट पे कर रहा है वो भी, इसलिए दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। तो एट पॉइंट ई कंज्यूमर इज इक्विलिब्रियम एट पॉइंट ई। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज अब मैं आपको बता देती हूँ कि पॉइंट ई पे जो हमारे एंगल्स है वो टेंजेंट होते हैं, जैसे कि ये यहाँ पे भी 90 डिग्री बना रहा है और यहाँ पे भी, मतलब कि जिस पॉइंट पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे होगा उस पॉइंट को हम एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस से मिलाएंगे तो हमारा एंगल 90 डिग्री का बनना चाहिए। ये भी 90 डिग्री बन रहा है, ये भी 90 डिग्री। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, इसलिए हमारा कंज्यूमर एट पॉइंट ई इक्विलिब्रियम पे है। अगर ग्राफ पे आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मार्क करने को आएगा तो आप इस तरह से करोगे और रीजन क्या लिख दोगे, ये पॉइंट इक्विलिब्रियम का क्यों है, क्योंकि एट पॉइंट ई आईसी कर्व इंटरसेक्ट बजट लाइन एट ओनली वन पॉइंट, इट फुलफिल द कंडीशन, so our IC curve 2 is
at our IC2 curve at point E, our consumer will be on equilibrium. I hope कि consumer equilibrium by indifference curve approach आपको clear होगा. Thank you students.